नमस्कार विद्यार्थियों, मैं लालाराम मीना से आचार्य समाजशास्त्र PNKS राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। जैसा कि मैं पूर्व में आपको ग्रामीण समाजशास्त्र पेपर सेकंड में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। अब अपन के चलेगा लेसन 4 जो अपन के सिलेबस में है, सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण, और उसी के साथ में या उसी से संबंधित है लघु और वृहद परंपराएं। तो यहाँ अपन लेंगे सार्वभौमिकरण। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, सार्वभौमिकरण समाज एक विविधता युक्त समाज है, यानी कि भारतीय समाज एक विविधता युक्त समाज है जिसमें अनेक परंपराएं, धार्मिक विश्वास, मापदंड और मानक विद्यमान है। यह आपको अच्छे से मालूम है। सभी समुदाय की अलग अलग विशेषताएं हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और स्वयं भी प्रभावित उनसे होती हैं। उसके बाद में भारत के ग्रामीण समुदायों की भी अपनी कुछ परंपराएं हैं जो उनकी सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता को व्यक्त करती हैं। इस ग्रामीण व्यवस्था में अनेक परिवर्तन होते हैं। जब किसी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई परिवर्तन होता है तो उसे प्रक्रिया मूलक परिवर्तन कहा जाता है। ग्रामीण व्यवस्था के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझने के लिए उन प्रक्रियाओं का ज्ञान आवश्यक है जिनके कारण ग्रामीण समाज व्यवस्था में परिवर्तन होते हैं। अनेक विद्वानों ने इन्हें विभिन्न अवधारणाओं से अभिव्यक्त किया है या संबोधित किया है। जैसे MN श्रीनिवास ने ग्रामीण समाजशास्त्र में सार्वभौमिकरण के बारे में सबसे पहले बताया। MN श्रीनिवास ने ग्रामीण यानी कि सार्वभौमिकरण क्या होता है, यानी कि संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और लौकिकीकरण जैसी प्रक्रियाओं द्वारा प्राकृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। नरवेदेश्वर प्रसाद जो अपन के समाजशास्त्री हैं, उन्होंने प्रक्रियाओं के द्वारा सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। और उसके बाद में उन्होंने बताया सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए कुलीनीकरण की प्रक्रिया बताई थी नरवेदेश्वर प्रसाद ने। उसके बाद में आगे है मैकिम मैरियट ने स्थानीयकरण और सार्वभौमिकरण जैसी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। उसके बाद में रॉबर्ट रेडफील्ड ने भी सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया बताई। उन्होंने बताया, देखिए, रेडफील्ड ने माना है कि प्रत्येक सभ्यता अथवा संस्कृति का निर्माण परंपराओं से होता है। परंपराओं के बगैर किसी भी सभ्यता और संस्कृति का निर्माण नहीं हुआ है। उसके बाद में और प्रत्येक परंपरा अपना सामाजिक संगठन रखती है या प्रत्येक परंपरा का सामाजिक संगठन होता है। अतः परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए परंपराओं की जानकारी आवश्यक है। अपने 2 प्रकार की परंपराओं का उल्लेख किया है। एक वे परंपराएं जिनका संबंध थोड़े से चिंतनशील कुलीन वर्ग से होता है या इलीट क्लास से होता है। दूसरी वे परंपराएं जिनका संबंध लघु समुदाय अथवा कृषक समुदाय से होता है। उसके बाद में आगे चले इसी प्रकार से या इसी क्रम में वृहद परंपरा एवं लघु परंपरा के बारे में बताया गया है। आगे के प्रश्नों में
वृहद एवं लघु परंपराओं पर विस्तार से विचार अपन करेंगे। पर विस्तार से विचार करें तो पाते हैं कि परंपराओं की अर्थ एवं परिभाषा, ये परंपराएं होती क्या है, उसका अर्थ और परिभाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखिएगा, परंपरा शब्द संस्कृत के परंपरा से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है एक के बाद दूसरा अथवा उत्तरोत्तर। अंग्रेजी में ट्रेडिशन शब्द का शाब्दिक अर्थ है ट्रेडनाइजेशन, अर्थात हैंडिंग डाउन है, जो हस्तांतरण का दूसरा नाम कहा जाता है। उसके बाद में रास ने जो परिभाषा दी है सामाजिक परंपरा की, वो मैं आपको बता दूं। रास महोदय, रास ये अपन रास महोदय ने इस परिभाषा को बताया और उन्होंने कहा है कि परंपरा क्या होती है। परंपरा का अर्थ है चिंतन और विकास करने की विधि का हस्तांतरण। चिंतन और विकास करने की विधि का हस्तांतरण, यानी कि चिंतन और विकास करने की विधि का हस्तांतरण, यानी कि हम ये समझ लें कि एक व्यक्ति या एक समुदाय या एक ग्रुप चिंतन करता है किसी, और जब वो धीरे धीरे समूह में वह विचार हस्तांतरण होता चला जाता है तो वह परंपरा के नाम से जाना जाता है या परंपरा कहलाई जाती है। इसके बाद में अगला विद्वान है अपन के डोवर ने परंपरा के बारे में कहा है कि कानून, प्रथा, कहानी और पौराणिक कथाओं का वह संग्रह है जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है, तो उसे हम परंपरा कहते हैं। यानी कि मौखिक विधि, इसमें एक बात, मौखिक बोलचाल की भाषा, बोलने का तरीका, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जब हस्तांतरित होता चला जाता है तो वह परंपरा के रूप में ही जाना जाता है। इसे हम परंपरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बाद में बताऊंगा। धन्यवाद।